आज हम आपको वेग समय ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ और ग्राफ विधि से गति के समीकरण किस प्रकार निर्मित करते हैं इसके बारे में चर्चा करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं स्थिति समय ग्राफ। तो देखिए स्थिति समय ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ, इसका मतलब है कि कोई वस्तु गति कर रही है, गति करने में उसको समय लगेगा, तो वस्तु की किस समय पर क्या स्थिति है। मान लीजिएगा कि वस्तु पहले सेकंड में मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, फिर अगले सेकंड में उसकी स्थिति मूल बिंदु से कितनी दूरी हो जाएगी, फिर अगले सेकंड में उसकी मूल बिंदु से स्थिति कितनी हो जाएगी। मतलब समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब वस्तु गति कर रही है। और गतिशील वस्तु की स्थिति और समय को हम ग्राफ के जरिए किस प्रकार बताएंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। गतिमान वस्तु की विभिन्न स्थितियों एवं समय के मध्य खींचे गए ग्राफ को स्थिति समय ग्राफ कहते हैं। स्थिति समय ग्राफ कहते हैं। स्थिति समय ग्राफ कहते हैं। ठीक है, इसको एक ग्राफ से मैं इस प्रकार बता रहा हूं कि मान लीजिएगा ये y अक्ष और ये x अक्ष। ठीक है, x अक्ष पर ले रहे हैं हम समय को, समय ये भी सेकंड में ले, और y अक्ष पर ले रहे हैं उसकी स्थिति, स्थिति को हम मीटर में। मान लीजिएगा कि ये मूल बिंदु है और यहां से वस्तु गति करना प्रारंभ होती है। ठीक है, वस्तु ने मान लीजिएगा कि पहले एक सेकंड में 2 मीटर की दूरी कवर कर ली। इसको मैं कुछ ऐसे डिवाइड कर लूं, जैसे सपोज कीजिए जी 0 से 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, मुझे 5 सेकंड। इधर मैं दूरी को ले रहा हूँ। मान लीजिएगा कि जी 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, मुझे 50 मीटर। ठीक है, मान लीजिएगा कि पहले सेकंड में वस्तु ने 10 मीटर की दूरी तय की। फॉर एग्जाम्पल 1 सेकंड में वस्तु ने कितनी 10 मीटर की दूरी तय की। तो पॉइंट कहां पर मिलेगा हमें, पहला सेकंड और 10 मीटर की दूरी, तो जो। ठीक है, अगले सेकंड में, दूसरे सेकंड में उसने 10 मीटर की दूरी फिर से कवर की, तो 10 पहले से और 10 और, तो देखिए दूसरे सेकंड में, फिर तीसरे सेकंड में उसने 10 मीटर की दूरी कवर की, तो तीसरा सेकंड से और 10 मीटर की दूरी कवर की, तो मतलब कितना हो जाए 30। तो इस टाइप से जी हमें पॉइंट मिलेंगे। इन सभी पॉइंट्स को यदि हम मिला देंगे तो जी एक सरल होता है। तो जो पूरी वस्तु की दूरी और लिया गया समय को हमने एक ग्राफ में रेखांकित कर लिया है कि वस्तु ने पहले सेकंड में कितनी दूरी कवर की, दूसरे सेकंड में कितनी दूरी कवर की, और इसको ही हम बोलते हैं स्थिति समय ग्राफ, क्योंकि इसमें वस्तु की स्थिति और समय दोनों का उल्लेख है। इस ग्राफ से हम बता सकते हैं कि वस्तु ने 5वें सेकंड में कितनी दूरी तय की है। तो देखिए यहां से मतलब 5 सेकंड में उसने 50 मीटर की दूरी तय की है, और 5वें सेकंड में सिर्फ कितनी दूरी तय की है, 40 से 50 हुई है ना, तो सिर्फ 10 मीटर की दूरी।
तो ये हमारा स्थिति समय ग्राफ। ठीक है, कैसे करेंगे? डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है कि गतिमान वस्तु की विभिन्न स्थितियों एवं समय के मध्य खींचे गए ग्राफ को स्थिति समय ग्राफ कहते हैं। ठीक है, अब इसके आधार पे यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सिद्ध करो एक समान त्वरित गति में स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता या ढाल भी बोलते हैं, ढाल या स्लोप बोलते हैं इंग्लिश में, स्लोप वेग के बराबर होता है। वेग के बराबर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। सिद्ध करो एक समान त्वरित गति में स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता या ढाल वेग के बराबर होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक चित्र बना रहा हूं। ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। एक्स अक्ष पर हम समय लेंगे, समय, और वाई अक्ष पर उसकी स्थिति को लेंगे कि वस्तु की स्थिति क्या है। मान लीजिएगा कि कोई वस्तु मूल बिंदु O से चलना प्रारंभ करती है। समय t1 पर, कुछ समय बाद समय t1 पर वस्तु की स्थिति हो जाती है x1, यानी वस्तु मूल बिंदु से x1 दूरी तय कर लेती है। ठीक है, तो मान लीजिएगा कि समय t1 पर वस्तु की स्थिति हो गई x1, तो जो मैं इसको x1। समय t2 पर कुछ समय बाद और समय ले लिया उसने, और समय t2 पर वस्तु की स्थिति x2 हो जाती है, यानी वस्तु और दूर चली जाती है। तो मान लीजिए जो होगा वस्तु की स्थिति x2। कोई दिक्कत है? क्लियर यहाँ तक? चलिए देखिए, जो वेग स्थिति समय ग्राफ जो हमने खींचा था एक समान गति में, जो एक सरल रेखा आया था इस टाइप से। ठीक है, एक समान त्वरित गति में स्थिति समय ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है, जो मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में खींचा था। इसको हम थोड़ा सा बनाएंगे ग्राफ को। जी, समय t1 पर वस्तु की स्थिति x1, ये पॉइंट आया। समय t2 पर वस्तु की स्थिति समय t2 पर वस्तु की स्थिति x2। ठीक है, इसको नाम दे दूं मैं A, ये B, और इसको मैं डैश डैश करके मिला दे रहा हूं, इसको C नाम। ठीक है, जो हमने स्थिति समय ग्राफ खींचा है, इसमें जो सरल रेखा आ रही है वो समय अक्ष से या x अक्ष से थीटा कोण बना रही है। मान लीजिएगा जे कोण थीटा है तो जे भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि संगत कोण है, सेम हो जाएगा। कोई दिक्कत? इस टाइप का चित्र बनाना है। बहुत सिंपल सा है कि माना समय t1 पर वस्तु की स्थिति x1 और समय t2 पर वस्तु की स्थिति x2 है। ठीक है, मैं थ्योरी लिख रहा हूं। माना कोई वस्तु एक समान त्वरण स्मॉल a के अंतर्गत गतिशील है, समय t1 पर वस्तु की स्थिति x1 तथा समय t2 पर
समय t2 पर वस्तु की स्थिति x2 है, तब वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय या समयांतर। ठीक है, नई लाइन से क्या हो जाएगा, वेग को मैं भी लिख दूं, v बराबर विस्थापन। देखिए वस्तु की विस्थापन क्या होता है, उसकी स्थितियों के बीच का अंतर। तो प्रारंभिक स्थिति थी उसकी x1, ठीक है, अंतिम स्थिति है x2, तो अंतिम में से प्रारंभिक स्थिति घटा देंगे तो विस्थापन आ जाएगा। तो देखिए अंतिम स्थिति में से मैंने प्रारंभिक स्थिति को घटा दिया, तो जो होगा विस्थापन बटे समयांतर या समय, तो समय का अंतर। तो उसने x1 स्थिति से x2 स्थिति प्राप्त करने में कितना समय लिया, पहले उसका समय था t1, बाद में हो गया t2, तो अंतिम समय में से प्रारंभिक समय माइनस कर देंगे, तो यह आ जाएगा t2 माइनस के t। ये समीकरण नंबर 1। क्लियर यहाँ तक? ठीक, चलिए अब देखिए हमें इसमें एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, मैं इसको साफ कर दे रहा हूं। त्रिभुज ACB में ये समकोण त्रिभुज है। देखिए ये समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ACB, इसमें जे भुजा लंब हो जाएगी, जे भुजा कर्ण हो जाएगी 90 डिग्री के सामने की, और जे भुजा आधार हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? हमें दो भुजाओं मालूम है इसकी, दो भुजा। देखिए जे इसकी स्थिति को बता रही है, समझ गए ना, और जे समय को बता रही है, जे भुजा। तो जो स्थिति को बता रही है वो लंब है, और जो समय को बता रही है वो आधार। तो या तो लंब बटे आधार लगा दें या आधार बटे लंब लगा दें। तो हम लंब बटे आधार लगा दें, और लंब बटे आधार होता है tan। तो त्रिभुज ACB में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा AC। तो tan थीटा बराबर BC का मान, अब देखिए BC का मान निकालना जे, तो इतना मान क्या आ जाएगा जी, x2 माइनस x1 बने, क्योंकि देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक x1 और यहाँ से लेकर यहाँ तक x2, तो x2 में से यदि x1 माइनस कर दें तो ये बच जाएगा। ठीक है, तो जो हो जाएगा x2 माइनस के x1 बटे AC। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का समय t2 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का समय t1 है, तो यदि t2 में से यदि हम t1 कम कर दें तो ये बच जाएगा t2 माइनस t1, यानी कि जी AC का मान आ जाएगा। तो AC कितना आ जाएगा, t2 माइनस के जी समीकरण नंबर, तुलना कर दें समीकरण 1 व 2 की तुलना से। तो समीकरण 1 जो पीछे आप मैंने साफ कर दिया, आपने नोट किया होगा, उसका राइट साइड और समीकरण 2 का राइट साइड बराबर है। तो यदि किसी समीकरण के एक साइड बराबर होती है तो दूसरी साइड भी बराबर होती है, तो राइट साइड बराबर है इसलिए लेफ्ट भी बराबर हो जाएगा। तो b बराबर क्या आ जाएगा, तो यही हमें सिद्ध करना था, एक समान त्वरित गति में स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता वेग के बराबर होती है, अर्थात एक समान त्वरित गति में स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता वेग के बराबर होती है। अब इसके बाद आता है, ये तो स्थिति समय ग्राफ था, अब आता है वेग समय ग्राफ, बिल्कुल सेम ऐसे ही। वेग समय ग्राफ
ठीक है, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। इसमें वेग और समय के मध्य ग्राफ खींचा जाता है, यानी कि किस समय पर किसी वस्तु का वेग कितना है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं गतिमान वस्तु के वेग एवं समय के मध्य खींचे गए ग्राफ को वेग समय ग्राफ कहते हैं। वेग समय ग्राफ। ठीक है, गतिमान वस्तु के वेग और समय के मध्य खींचे गए ग्राफ को वेग समय ग्राफ कहते हैं। मैं इसका भी चित्र बना रहा हूं, इस चित्र के थ्रू इसको समझाएंगे। तो एक्स अक्ष पर हम ले रहे हैं समय, समय हम सेकंड में ले रहे हैं, और वाई अक्ष पर ले रहे हैं वेग, वेग को ले रहे हैं मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये वाई अक्ष, ये मूल बिंदु है। मान लीजिए वस्तु का पहला सेकंड, वस्तु द्वारा गतिमान वस्तु द्वारा लिया गया समय पहला सेकंड, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा सेकंड। इन समयों में वस्तु ने कुछ दूरी कवर की है। मान लीजिए पहले सेकंड में उसका वेग था 10 मीटर प्रति सेकंड, दूसरे सेकंड में उसका वेग बढ़कर हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। गतिमान वस्तु है, एक समान त्वरण से गति कर रही है। तीसरे सेकंड में 30 मीटर प्रति सेकंड, चौथे सेकंड में 40 मीटर प्रति सेकंड। इस तरह उसका वेग बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले सेकंड में उसका वेग में परिवर्तन 10 मीटर प्रति सेकंड, दूसरे सेकंड में फिर 10 मीटर प्रति सेकंड, तीसरे में हो गया 30 मीटर प्रति सेकंड, वही बढ़ फिर से 10 बढ़ा, चौथे में फिर 10 मीटर प्रति सेकंड। ये पॉइंट हम, तो इसका मतलब है कि एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा होती है। जब वस्तु एक समान त्वरण से गति कर रही है तो समय और वेग के मध्य खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा होता है। ओके, तो एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा होती है। कभी ऑब्जेक्ट में भी आ जाए तो आपको यही टिक करना है। ठीक है, चलिए अब आता है अगला प्रश्न। इसके आधार पे क्वेश्चन में सॉल्व करवा रहा हूं। क्वेश्चन है, एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ की प्रवणता या ढाल, या इसका एक नाम और भी है स्पर्शज्या, मतलब टेन को हम स्पर्शज्या बोलते हैं। स्पर्शज्या त्वरण के बराबर होती है, त्वरण के बराबर होती है। ठीक है, एक समान त्वरित गति में, मैं इसके लिए भी चित्र बना रहा हूं, बिल्कुल वैसे ही चित्र है। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, वेग समय ग्राफ स्पर्श रेखा होती है, मतलब एक सीधी रेखा होती है, सॉरी एक सरल रेखा होती है। माना समय t1 पर वस्तु का वेग v1, पहले स्थिति थी, यहां पर क्या आ जाएगा, वेग आ जाएगा v1। समय t2 पर वस्तु का वेग v2 है। मान लीजिएगा कि जो सरल रेखा है वो समय अक्ष से थीटा कोण पर झुकी है, तो ये कोण थीटा हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा डैश डैश करके और बढ़ा दूं तो ये कोण भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि संगत है। इसको नाम दे दो ए, बी और इसको सी। चित्र बिल्कुल वैसा ही है, वहां पर x1 x2 थे, यहाँ पर v1 और v2 है। थ्योरी लिख रहा हूं मैं इसका कि माना
कोई वस्तु एक समान त्वरण स्मॉल a के अंतर्गत गतिशील है समय t1 पर वस्तु का वेग v1 तथा समय t2 पर वस्तु का वेग v2 है, तब त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय या समयांतर। ठीक है। अब देखिए, वस्तु का प्रारंभिक वेग v1 था, अंतिम वेग कितना v2। तो वेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे? v2 में से v1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, साफ कर दूं? चलिए, इसके आगे मैं शुरू करूंगा। देखिए, त्वरण a बराबर वेग में परिवर्तन यानी अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटा दें, समयांतर यानी अंतिम समय में से, ये समीकरण नंबर 1। ठीक है। इसके बाद देखिए, जो आपको समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इसमें फिर से हमें दो चीजें मालूम है। जिसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, जे कर्ण हो जाएगी, शेष आधार। देखिए, हमें जे भुजा मालूम है T2 माइनस T1 होगी। जे भुजा भी मालूम है, जो मैंने साफ कर दिया, जो V1 और V2 लिखे थे यहाँ। जे भुजा कैसे निकालेंगे? V2 में से V1 घटा देंगे तो जे भुजा, और जे T2 में से T1 घटा देंगे तो जे। ठीक है। तो देखिए, अब समझ गए होंगे। समकोण त्रिभुज ACB में फिर वही tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो BC बटे AC। ठीक है। tan थीटा बराबर BC का मान कैसे निकाल देंगे? ये BC है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये V2 है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये V1 है। तो V2 में से यदि V1 कम कर दें तो ये बच जाएगा, यानी कि J। ठीक है। तो ये आ जाएगा V2 माइनस के V1 बटे AC। कैसे निकालेंगे? J मतलब यहाँ से यहाँ तक का समय T2 और यहाँ से यहाँ तक T1, तो T2 में से यदि T1 कम कर देंगे तो ये बचेगा, तो ये आ जाएगा T2 माइनस के। ये समीकरण। देखिए, समीकरण 1 और 2 का राइट साइड बराबर है, तो लेफ्ट भी बराबर हो जाएगा। तुलना कर दें समीकरण 1 व 2 की तुलना से, तो क्या आ जाएगा? दोनों का राइट बराबर है, लेफ्ट भी बराबर। तो A बराबर 10। तो वेग समय ग्राफ द्वारा घेरा गया, अर्थात वेग समय ग्राफ की प्रवणता त्वरण के बराबर होती है। ठीक है। वेग समय ग्राफ की प्रवणता त्वरण के बराबर होती है। तो इस तरह आप जो दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। दोनों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हैं। ठीक है। यदि कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके बताएं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट। हाँ, तो देखिए, आज हम पढ़ाएंगे वेग समय ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल वस्तु के विस्थापन के बराबर होता है। हमारा आज का प्रश्न है, वेग समय ग्राफ द्वारा
घेरा गया क्षेत्रफल, घेरा गया क्षेत्रफल वस्तु के विस्थापन के बराबर होता है, विस्थापन के बराबर होता है। वेग समय ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल वस्तु के विस्थापन के बराबर होता है। ठीक है, चित्र वैसे ही बनेगा, ग्राफ वैसे ही बनाना है हमें जैसा हमने पहले बनाया था। ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। ठीक है, वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। माना समय t1 पर वस्तु की स्थिति x1 और वेग v1, समय t2 पर वस्तु की स्थिति x2 और वेग v2। यहाँ पर जो वस्तु का वेग है वो v1 और यहाँ पर वस्तु का वेग v2। ठीक है, माना समय t1 पर वस्तु की स्थिति x1 और वेग v1, समय t2 पर वस्तु की स्थिति x2 और वेग v2। वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है और सरल रेखा समय अक्ष के साथ मान लीजिए थीटा कोण पर झुकी है, तो ये कोण भी, इसको मैंने डैश करके थोड़ा सा बढ़ा दिया है आगे, ये कोण भी थीटा होगा। इसको नाम दे रहा हूँ मैं ए बी सी। ओके, एक्स अक्ष पर हमने समय को लिया है, समय हमारा सेकंड में है, और वाई अक्ष पर हमने वेग को लिया है, वेग मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है कि माना कोई वस्तु एक समान त्वरण स्मॉल a के अंतर्गत गतिशील है। समय t1 पर वस्तु की स्थिति x1 और वेग v1, समय t2 पर वस्तु की स्थिति x2 और वेग v2 है। क्लियर? तो इसी चीज को हम लिख ले रहे हैं। माना कोई वस्तु एक समान त्वरण स्मॉल a के अंतर्गत गतिशील है। समय t1 पर वस्तु की स्थिति, समय t1 पर वस्तु की स्थिति x1 और वेग v1 तथा समय t2 पर वस्तु की स्थिति x2 और वेग v2। बहुत सिंपल सा है। माना समय t1 पर वस्तु, ये मूल बिंदु, ठीक है, माना समय t1 पर वस्तु की स्थिति x1 और वेग v1 तथा समय t2 पर वस्तु की स्थिति x2 और वेग v2 हो जाता है। ये दोनों चीजें चेंज हो गई समय के साथ। ठीक है, चलिए मैं इसको साफ करता हूं। देखिए, वेग समय ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल जे, तो इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस आकृति को नाम दे रहा हूं मैं, देखिए ये ए बी सी, इसको सी डैश नाम दे देना और इसको ए डैश। तो जो पूरी जो आकृति है उसको हम क्या बोलेंगे, ए बी सी सी डैश ए डैश का क्षेत्रफल। तो इस पूरी आकृति का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे। वेग समय ग्राफ द्वारा, वेग समय ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, घेरा गया क्षेत्रफल चित्र में रेखांकित, चित्र में रेखांकित है। ठीक है, जब मैंने इसको रेखांकित कर दिया, अब इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस आकृति को हम क्या बोलेंगे, ए बी सी सी डैश ए डैश का क्षेत्रफल। तो देखिए ए बी सी डैश ए डैश का क्षेत्रफल बराबर, यही हमें ज्ञात करना है। तो ये जो आकृति है, ये दो आकृतियों से मिलकर बनी है। एक तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और दूसरा एक आयत का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज है, इसमें ए सी बी और आयत है ए सी डैश ए डैश का। तो दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल निकाल के या दोनों को जोड़ दें तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए पहले आयत का लिख दूं। आयत, आयत क्या है, ए सी डैश ए डैश का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज एसीबी का क्षेत्रफल, एसीबी का क्षेत्रफल मतलब समकोण त्रिभुज एसीबी का क्षेत्रफल। मैंने ये दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। तो इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल है। ठीक है, नई लाइन से मैं इधर से लिख रहा हूँ बराबर। ठीक है, ये लेफ्ट वाला जैसे का जैसा, राइट साइड को सॉल्व कर रहे हैं। तो आयत का क्षेत्रफल मतलब आयत ये, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, और आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो लंबाई मान ले रहा हूं मैं, कुछ भी मान लो, ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। ठीक है, तो लंबाई लिख रहा हूं मैं ए डैश, ए डैश और चौड़ाई हो जाएगी ए डैश सी डैश। ठीक है, प्लस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो समकोण त्रिभुज जे, आधार इसका क्या है जे, ऊंचाई जे। तो 1/2 आधार, आधार मतलब AC और ऊंचाई BC। ठीक है, चलिए अब इसकी वैल्यू रखेंगे। वैल्यू हमें देखिए, वेग समय ग्राफ है तो वेग और समय की फॉर्म में रखनी है, मतलब V और T के रूप में वैल्यू हमें रखनी है। V और T के रूप में हमें वैल्यू इसमें पुटअप करनी है। ठीक है, तो देखिए ए डैश यानी कि जी, तो जी कितना हो जाएगा V1। तो ए डैश की वैल्यू हो गई V1। ए डैश सी डैश जे, जे कितनी हो जाएगी T2 माइनस के T1, T2 माइनस के T प्लस 1/2। ठीक है, जे ए डैश की वैल्यू V1, ए डैश सी डैश की T2 माइनस T1 प्लस 1/2 जैसे का जैसा AC, AC मतलब जे, यानी कि जितना जे लंबाई होगी उतनी जे होगी। तो AC की वैल्यू भी जे की हो जाएगी। तो जे होगी हो गई T2 माइनस के T1 इंटू BC यानी जे, जे मान कितना हो जाएगा V2 माइनस V1, क्योंकि वेग और समय के रूप में जो हो जाएगा V2 माइनस के। क्लियर? ठीक है, यहाँ तक देखिए दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, T2 माइनस T1 आ गया कॉमन, तो क्या बचेगा V1 प्लस के 1/2 V2 माइनस के। देखिए जी जैसे का जैसा T2 माइनस के T1, इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर दें तो 2 आ जाएगा एलसीएम, 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2V1 और प्लस V2 माइनस के V1 और सॉल्व करते हैं इसको, जो हो जाएगा T2 माइनस के T1, जी क्या बचेगा देखिए 2V1 और माइनस के V1,
तो कितना बचेगा, प्लस का V1। ठीक है, तो मैं V2 को पहले लिख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा V2 प्लस के V1 और बटे 2। ये किसका क्षेत्रफल चल रहा है, A B C C डैश A डैश का क्षेत्रफल। इसको समीकरण नंबर, ये जो समीकरण 1 बना है इसको अभी हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको नहीं सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये टी जो है इसको हमें हटाना है। तो क्या करेंगे, अब त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समयांतर। वेग में परिवर्तन बटे समयांतर। तो त्वरण ए बराबर वेग में परिवर्तन, तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटा दो, तो V2 माइनस के V1 बटे समयांतर T2 माइनस के V1। यहाँ से मैं T2 माइनस T1 का मान निकालूं, तो T2 माइनस के T1 बराबर आ जाएगा V2 माइनस के V1 बटे A। ये T2 माइनस T1 का जो मान आया इसको समीकरण 1 में है, तो T2 माइनस T1 का मान समीकरण T2 माइनस T1 का मान समीकरण 1 में रख देता है। तो 1 में रख दें, तो जैसे ही ये वैल्यू हम समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए मैं ऊपर लिख ले रहा हूं, यह आ जाएगा A B C C डैश A डैश का क्षेत्रफल बराबर T2 माइनस T1 का मान रख रहा हूं, तो V2 माइनस V1 बटे A, ये था कि 2A था, 2A नहीं A था, सॉरी। ठीक है, और ये जैसे का जैसा, ये V2 प्लस V1 बटे 2, ये मैंने वैल्यू रख दी। इसको और सॉल्व करेंगे तो 2A हो जाएगा A माइनस B और A प्लस B, तो क्या होता है A स्क्वायर माइनस के B स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2, ये होगा A B C C डैश A डैश का क्षेत्रफल। क्लियर यहाँ तक। अब इसमें गति का तृतीय समीकरण लगाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ तक इसको साफ कर दे रहा हूं। अब गति के तृतीय समीकरण से, अब गति के तृतीय समीकरण से तृतीय समीकरण तो जे होता है, इसको इस ग्राफ के लिए अप्लाई करेंगे तो देखिए जे होता है अंतिम वेग का स्क्वायर प्रारंभिक वेग का स्क्वायर प्लस 2as, एस का मतलब विस्थापन। इसके लिए अप्लाई करेंगे तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, V2 का स्क्वायर, प्रारंभिक वेग का स्क्वायर यानी कि V1 का स्क्वायर प्लस 2as, s की जगह क्या आ जाएगा, विस्थापन। और विस्थापन कैसे निकालेंगे, जी हमारी प्रारंभिक स्थिति है और जी अंतिम स्थिति, तो अंतिम में से प्रारंभिक घटा देंगे यानी x2 माइनस के x। ठीक है, मैं इसको और सॉल्व करूं, V1 को इधर ले आऊं, तो V2 स्क्वायर माइनस के V1 स्क्वायर बराबर 2a x2 माइनस के 2a से भाग दे दूं और लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट में लिख दूं, तो x2 माइनस के x1 बराबर आ जाएगा V2 स्क्वायर माइनस के V1 स्क्वायर और बटे 2। ये समीकरण नंबर 3, ये 2a से भाग दे दिया और लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट में। अब देखिए समीकरण 2 और समीकरण 3 का राइट साइड बराबर है। देखिए समीकरण 2 और 3 का राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट भी बराबर हो जाएगा। तो तुलना कर दें, समीकरण 2 व 3 की तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, A B C C डैश A डैश का क्षेत्रफल बराबर
दोनों का लेफ्ट बराबर आ जाएगा, तो x2 माइनस के x, और x2 माइनस x1 का मतलब क्या हुआ, वस्तु का विस्थापन। तो वेग समय ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल वस्तु के विस्थापन के बराबर होता है। अर्थात वेग समय ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल वस्तु के विस्थापन के बराबर होता है। वस्तु के विस्थापन के बराबर होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। आज मैं आपको ग्राफ विधि से गति के समीकरण किस प्रकार बनाते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम ग्राफ विधि से गति के प्रथम समीकरण को निगमित करें, ठीक है। चलिए, ग्राफ विधि से गति का प्रथम समीकरण, ठीक। तो चित्र हमें वही बनाना है, मैं चित्र बना रहा हूं। ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष, वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। माना समय t1 पर वस्तु की स्थिति x1 और वेग v1, समय t2 पर वस्तु की स्थिति x2 और वेग v2, ठीक है। इसको मैं डेट डैश करके थोड़ा आगे बढ़ा दूं इस लाइन को। देखिए, जे कोण हमारा थीटा होता है। मान लीजिएगा कि जो वेग समय ग्राफ में जो सरल रेखा है वो समय अक्ष से थीटा कोण पर झुकी है, तो जे कोण भी थीटा हो जाएगा क्योंकि संगत कोण। इसको मैं मान ले रहा हूँ ए, ये बी, सी, सी डैश, और इसको मैं ए डैश। ये मूल बिंदु है हमारा ओ, ठीक। बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है। माना कोई वस्तु एक समान त्वरण स्मॉल ए के अंतर्गत गतिशील है। समय t1 पर वस्तु की स्थिति x1 और वेग v1 है। समय t2 पर वस्तु की स्थिति x2 और वेग v2, ठीक है। मैं इसी बात को लिख रहा हूँ। माना कोई वस्तु एक समान त्वरण स्मॉल ए के अंतर्गत गतिशील है। समय t1 पर वस्तु का वेग v1 तथा स्थिति x1 और समय t2 पर वस्तु का वेग v2 तथा स्थिति x2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तब देखिए, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समयांतर। क्लियर? तो हम लिख दें इसको। नहीं, पहले हम क्या करेंगे, एक चीज और लिखना। हाँ, तब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वेग समय ग्राफ की प्रवणता
त्वरण के बराबर होती है, त्वरण के बराबर होती है अर्थात ए बराबर tan थीटा। जी समीकरण, ठीक है, जो हम सिद्ध किया था अभी। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको मैं साफ कर दे रहा हूं। अब देखिए, ये समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज ACB में हम tan निकालें। tan थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? BC और आधार AC। इनके मान निकालें। BC का मान वेग और समय की फॉर्म में ही निकालना है। तो BC मतलब J, तो क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1। ये हो जाएगा V2 माइनस के V1 बटे AC यानी कि तो जो हो जाएगा T2 माइनस T1। जी समीकरण नंबर 2। 1 और 2 की तुलना कर दें। देखिए, दोनों का एक साइड बराबर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? समीकरण 1 व 2 की तुलना से क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? A बराबर V2 माइनस के V1 अपॉन T2 माइनस के T1। ये समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? समीकरण नंबर 3। अब इसमें लिमिट लगाएंगे कि वस्तु ने कहां से गति प्रारंभ की है, कहां तक गति की है, कितने समय से गति की है और कितने समय तक की है। तो हम लिमिट लगाएंगे इसमें। तो देखिए, थोड़ा इसको और सॉल्व कर लो। समीकरण 3 नाम मत दो, एक लाइन इसको और सॉल्व कर दें। तो ये आ जाएगा V2 माइनस के V1 बराबर A T2 माइनस के T। इसको समीकरण नंबर 3। क्लियर? अब लिमिट लगाएंगे। तो लिमिट क्या लगाएंगे? देखिए, यदि T1 बराबर 0 यानी कि 0 से गति करना प्रारंभ किया, तो प्रारंभिक वेग क्या होगा? तब V1 बराबर U, यानी कि प्रारंभिक वेग हमारा V1 जो माना है उसको हम U माने। T2 बराबर T, यानी कि 0 से अब उसका समय बढ़कर कितना हो गया? T। प्रारंभिक समय 0, अंतिम समय T, यानी कितना समय ले लिया? T सेकेंड। तब उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा? V2 बराबर V। सिंपल भाषा में समझो तो वेग की लिमिट हो जाती है 0 से T, समय की लिमिट हो जाती है 0 से T और वेग की लिमिट हो जाती है प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग। इन मानों को समीकरण 3 में रख दें। इन मानों को समीकरण 3 में रखने का, तो 3 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए, D2 की जगह V, V1 की जगह U बराबर A, T2 की जगह T माइनस T1 की जगह 0, या V माइनस U बराबर AT। U को उधर ले जाए तो ये आ जाएगा V बराबर U प्लस A। ये हमारा गति का प्रथम समीकरण है, जो हम इसको ग्राफ विधि से सॉल्व किया। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको ग्राफ विधि से हम गति का द्वितीय समीकरण सॉल्व करें। ठीक है, तो देखिए,
ग्राफ विधि से गति का द्वितीय समीकरण, ग्राफ विधि से गति का द्वितीय समीकरण हमें निकालना। बिल्कुल वैसा ही है, अंतर कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत चीजें बदल जाएंगी, चित्र सेम टू सेम वही रहेगा, कोई बदलाव नहीं है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग, माना कोई वस्तु एक समान त्वरण स्मॉल a के अंतर्गत गतिशील है, समय t1 पर वस्तु का वेग v1 तथा स्थिति x1 और समय t2 पर वस्तु का वेग v2 तथा स्थिति x2। ठीक है, माना कोई वस्तु एक समान त्वरण स्मॉल a के अंतर्गत गतिशील है, समय t1 पर वस्तु का वेग v1 और स्थिति x1 तथा समय t2 पर वस्तु का वेग v2 और स्थिति x2 है। ठीक है, इसके आगे लिखेंगे, हम जानते हैं वेग समय ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल वस्तु के विस्थापन के बराबर होता है। ठीक है, हमने ये बात प्रूव की थी कि वेग समय ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल वस्तु के विस्थापन के बराबर होता है। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं वेग समय ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल वस्तु के विस्थापन के बराबर होता है, वस्तु के विस्थापन के बराबर होता है। ठीक है, तो घेरा गया क्षेत्रफल वस्तु के विस्थापन के बराबर होता है, अर्थात घेरा गया क्षेत्रफल बराबर विस्थापन या विस्थापन बराबर घेरा गया क्षेत्रफल। तो विस्थापन तो हो गया जी बराबर घेरा गया, सीधा लिख दूं, घेरा गया क्षेत्रफल क्या है इसमें, जे है, तो इसको क्या लिखेंगे, ए बी सी सी डैश ई डैश का क्षेत्रफल, तो लिख दो सीधा, ए बी सी सी डैश ए डैश का क्षेत्रफल। अब जी आकृति दो आकृतियों से मिलकर बनी है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक आयत का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज ये दिखाई दे रहा है, आयत आपको ये दिखाई दे रहा है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x2 माइनस के x1 बराबर आयत ए सी सी डैश ए डैश का क्षेत्रफल और प्लस समकोण त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल। क्लियर यहां तक? अब जी आयत का क्षेत्रफल निकालें और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, तो देखिए क्या होता है। ठीक है, तो इनकी वैल्यू रख दें तो क्या हो जाएगा, देखिए x2 माइनस के x1 बराबर आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई जो हो जाएगी और चौड़ाई जो हो जाएगी, तो लंबाई को लिख दिया मैंने ए डैश इंटू चौड़ाई ए डैश सी डैश प्लस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार जो हो जाएगा और ऊंचाई जो हो जाएगा, तो आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है,
इनकी वैल्यू पुटअप करते हैं। तो देखिए लेफ्ट साइड तो जैसे का जैसा रहेगा, लेफ्ट से कोई छेड़छाड़ नहीं, तो आ जाएगा x2 माइनस के x1 बराबर, राइट साइड में वैल्यू रख दो, वेग और समय की फॉर्म में रखेंगे, मतलब v और t के रूप में। तो a डैश क्या हो जाएगा v1, ये हो जाएगा v1, a डैश की वैल्यू, अब a डैश c डैश जे, तो t2 माइनस के t1 प्लस 1/2 जैसे का जैसा, AC मतलब जे फिर से T2 माइनस T1, BC यानी जे, तो जो हो जाएगा V2 माइनस के V1। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे दें। देखिए जी हमारा गति का द्वितीय समीकरण बनाना है और द्वितीय समीकरण में अंतिम वेग नहीं होता है। ठीक है, गति के द्वितीय समीकरण में अंतिम वेग नहीं होता है, तो इसमें से अंतिम वेग को हमें हटाना है, मतलब v2 को हटाना है। तो v2 कब हटेगा? जब इसकी जगह कोई वैल्यू पुटअप कर दें, तो v2 की जगह हमें इसमें वैल्यू पुटअप करनी है। ठीक है, दूसरी बात, चाहे तो इसमें हम जो T2 माइनस T1 जो है दो जगह लिखा है कॉमन ले सकते हैं, लेकिन कॉमन हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि गति के द्वितीय समीकरण में t दो जगह आता है, एक तो ut प्लस 1/2 at², तो इसलिए इसको हम कॉमन नहीं लेंगे, हमें दो जगह t रखना है। यदि कॉमन ले लेंगे तो एक जगह हो जाएगा, तो फिर हमारा गति का द्वितीय समीकरण आने में असुविधा होगी। समझ गए इस बात को? तो आपको कॉमन नहीं लेना। क्लियर? तो अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें अंतिम वेग को हटाना है। तो अंतिम वेग को कैसे हटाएंगे? यहाँ पर त्वरण की डेफिनेशन लगा दें, तो लिखेंगे अब त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समयांतर। तो त्वरण को ये से लिख दें, वेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे? अंतिम में से प्रारंभिक वेग को घटा दें, तो v2 माइनस v1 समयांतर T2 माइनस के T1, त्रिज्या गुणा कर दूं तो ये आ जाएगा v2 माइनस के v1 बराबर a T2 माइनस के T1। ये जो v2 माइनस v1 का जो मान निकाला है हमने, इसको प्रथम समीकरण में रख दें। समझ गए ना? इसको हम यहां पर रख दें, तो लिख दे रहा हूं v2 माइनस v1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में जो मान रख रहा हूं, ओके। जब समीकरण 1 में इस वैल्यू को रखेंगे तो क्या आ जाएगा? x2 माइनस के x1 बराबर जो हो जाएगा v1 T2 माइनस के T1 प्लस 1/2 T2 माइनस के T1, और यहाँ पर वैल्यू रख दूं तो क्या वैल्यू है इसकी? a T2 माइनस के T1, ये वैल्यू रख दी मैंने। कोई दिक्कत? देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? x2 माइनस के x1 बराबर v1 T2 माइनस T1 प्लस 1/2 a, इस a को मैंने यहाँ लिख दिया। ये देखिए ब्रैकेट सेम है तो स्क्वायर कर दूं, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 2। क्लियर? अब लिमिट लगाएंगे, लिमिट वही लिमिट है, फिर से मैं लिख दे रहा हूं, यदि T1 बराबर 0 तब V1 बराबर u, तथा एक चीज और लिखनी पड़ेगी, x1 बराबर 0, T2 बराबर T, तब V2 बराबर V तथा x2 बराबर S। इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। देखिए समय, इसमें दो समय लिए थे हमने, प्रारंभिक समय और अंतिम समय।
वेग भी दो थे हमारे, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग। स्थितियां भी दो थी, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति। तो देखिए, ये प्रारंभिक समय, अंतिम समय, ये प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, और ये प्रारंभिक स्थिति और ये अंतिम स्थिति। अब जो वस्तु ने कवर किया उस हिसाब से हम मान रहे हैं कि मान लीजिएगा कि उसका प्रारंभिक समय 0 था और अंतिम समय t, मतलब उसने समय कितना 0 से शुरू किया था और कितना लिया t समय। तो समय की लिमिट हो गई 0 से t, जितने सेकंड का समय लिया वो t की वैल्यू हो जाएगी। दूसरी चीज, वेग क्या थे, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग। हमने प्रारंभिक वेग को u से माना है और अंतिम वेग को v से माना। अब स्थिति, प्रारंभ में वस्तु कहां पर थी, मूल बिंदु पर थी मान लीजिए, तो उसने कितनी दूरी कवर की, 0। t समय बाद वस्तु की स्थिति हो गई x2, तो उसने कुछ दूरी कवर कर ली और वो दूरी हमारी s। ठीक है, तो ये लिमिट आप ध्यान रखना, समय की लिमिट होगी 0 से t, वेग की लिमिट प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग, और विस्थापन की लिमिट 0 से s। ये मान समीकरण 2 में रखने, इन मानों को समीकरण 2 में रखने का। ठीक है, मैं तो लिख रहा हूं, इन मानों को समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, जब ये वैल्यू समीकरण 2 में रख रहा हूं, ये समीकरण 2 मेरे पास, तो x2 की जगह s माइनस x1 की जगह 0, v1 की जगह u, t2 की जगह t माइनस t1 की जगह 0, प्लस 1/2 a, t2 की जगह t और t1 की जगह 0, इस पर वर्ग लगाए, इसमें रख देंगे सारी वैल्यू जे यहां से। ठीक है, देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, जो साफ कर दे रहा हूं, तो ये आ जाएगा s बराबर, अंदर गुणा कर दें तो ut प्लस के 1/2 at स्क्वायर। ये हमारा गति का द्वितीय समीकरण होगा, जो ग्राफ विधि से हमने सॉल्व किया। कोई दिक्कत? चलो, ग्राफ विधि से गति का तृतीय समीकरण। ग्राफ विधि से गति का तृतीय समीकरण। तो देखिए, ग्राफ विधि से गति का तृतीय समीकरण जब प्रूव करेंगे, तो हमने जो गति के द्वितीय समीकरण में जो प्रक्रिया की है, आधी से ज्यादा तो वही करनी है। गति के द्वितीय समीकरण में जो हमने पूरी थ्योरी लिखी है वो इसमें लिखनी है, सेम टू सेम। गति के द्वितीय समीकरण में जो चित्र बनाया है वही इसमें बनाना है। यानी कि गति के समीकरण को समीकरण नंबर 1 तक वही प्रूव करना है, मतलब पूरा वही प्रूव करना। समीकरण 1 तक तो पूरा वही लिखेंगे, समझ गए ना। गति के तृतीय समीकरण को प्रूव करने के लिए जो गति के द्वितीय समीकरण में हमने जो सब कुछ किया है, समीकरण 1 तक पूरा वही लिखना है। तो समझ लो, समीकरण 1 तक तो पूरा सेम टू सेम आपको लिखना है। मैं सीधा समीकरण 1 लिख दे रहा हूं। क्या आया था समीकरण 1? जी आया था x2 माइनस के x1 बराबर v1 t2 माइनस के t1 प्लस 1/2 t2 माइनस के t1, सॉरी t2 माइनस के t1 और ये v2 माइनस के v1। जी आया था समीकरण नंबर 1। जब गति के द्वितीय समीकरण को सॉल्व कर रहे थे तो पूरा सॉल्व करते करते ये समीकरण नंबर 1 बना लिया। तो यहाँ तक तो सेम टू सेम वही करना है। यहाँ से थोड़ा बदलाव हो जाएगा। यहाँ से क्या बदलाव होगा कि अब हमें गति का तृतीय समीकरण लाना है, और तृतीय समीकरण में t नहीं होता है तो t को हटाना है। t हटेगा कब? जब t की जगह कोई वैल्यू हम यहाँ पर पुट अप कर दें। ठीक है, तो अभी इसमें t क्या है, 2 जगह आ रहा है, तो t को कॉमन लेके उसको एक जगह सेपरेट करते हैं, और फिर वहां से t को हटाने के लिए t की कोई वैल्यू पुट अप करेंगे जो हम निकालेंगे। समझ गए ना। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा और इसको समीकरण 1 बनाएंगे भी। ठीक है, यहां से हम शुरू करेंगे, यहां तक सब कुछ वही करना है आपको। तो देखिए, x2 माइनस के x1 v1, सॉरी
मैं इसमें से T2 माइनस T1 कॉमन ले रहा हूँ, तो T2 माइनस के T1 मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा V1 प्लस के 1/2 और V2 माइनस के, मैंने T2 माइनस T1 कॉमन ले लिया। और सॉल्व करेंगे तो ये जैसे का जैसा, 2 LCM आ जाएगा, तो जो हो जाएगा 2V1 और प्लस V2 माइनस के, देखिए x2 माइनस के x1 बराबर ये T2 माइनस के T1 जैसे का जैसा। देखिए जब V2 जैसे का जैसा, 2V1 में से एक V1 जाएगा तो कितना बचेगा V1 और बट्टे में 2। ये समीकरण नंबर, इसको अब 1 मान लीजिए। अब हमें क्या करना है, T2 माइनस T1 को इसमें से हटाना है, तो इसकी कोई वैल्यू पुटअप करेंगे। तो ये वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, त्वरण की डेफिनेशन से निकालेंगे। तो मैं लिख रहा हूं त्वरण की परिभाषा से, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समयांतर। तो त्वरण को ए से लिखते हैं, तो ए बराबर वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 बटे T2 माइनस, यहाँ से मैं T2 माइनस T1 का मान निकालूं तो क्या आएगा, T2 माइनस T1 बराबर V2 माइनस V1 बटे ए। ये समीकरण, चलो इसको समीकरण में, मतलब T2 माइनस T1 को इधर ले गया, ए को इधर गया। ये मैंने T2 माइनस T1 का मान निकाल लिया। ये T2 माइनस T1 का जो मान आया है, इसको मैं समीकरण 1 में रख दूं, ठीक है। T2 माइनस T1 का मान समीकरण 1 में रख दूं, का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1 बराबर V2 माइनस के V1 बटे ए। ये तो मैंने मान रख दिया, और जो यहाँ पर लिखा है वो जैसे का जैसे। जी मैंने T2 माइनस T1 की क्या कर दी है, वैल्यू रख दी। क्लियर यहाँ तक? चलिए देखिए अब इसमें क्या किया है हमने, x2 माइनस के x1 जैसे का जैसा गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 2। ऊपर देखिए फॉर्मूला बन गया a माइनस बी और a प्लस बी, जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तेरे गुणा कर दो तो जो हो जाएगा b2 स्क्वायर माइनस के b1 स्क्वायर बराबर 2a x2 माइनस के x1। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। अब फिर से वही लिमिट लगानी है, तीनों समीकरणों में वही लिमिट लगेंगे, हमेशा वही लिमिट लगेगी। तो यदि T1 बराबर 0 तब V1 बराबर U तथा x1 बराबर T2 बराबर T, V2 बराबर क्या हो जाएगा V तथा x2 बराबर S। ये वैल्यूज में रख दो, इन मानों को समीकरण 2 में रख दो, तो यही रख दो, ऊपर लिख ले रहा हूं, चलिए यही रख दे रहा हूं। देखिए तो V2 की जगह V इसका y, V1 की जगह U इसका y, ठीक है, बराबर 2a x1 x2 की जगह s माइनस 0, ठीक है, मान रख दिए। सॉल्व कर दें इसको, इधर कर रहा हूं, देखिए v स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर बराबर 2a, कितना बचेगा s, u को उस साइड ले जाओ तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2as। ये हमारा गति का तृतीय समीकरण है जो हमने ग्राफ विधि से सॉल्व किया।
ठीक है। तो इस तरह से आप गति के तीनों समीकरण ग्राफ विधि से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। इसमें यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताएं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।